क्या आप जानते हैं अगर पेड़ नहीं होंगे तो सांसें भी नहीं होंगी और अगर जंतु नहीं होंगे तो प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है, लुप्त प्राय प्रजातियां क्या हैं और हम ये सब मिलकर प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्लास 8 का एनसीईआरटी है और ये चैप्टर 5 है, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 4 तक पहले डिस्कस कर लिया है। और अगर क्लास 7 का साइंस आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहां से आप सारे चैप्टर को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संरक्षण का मतलब है क्या? संरक्षण का मतलब है रक्षा करना, जो कि आगे भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधे पाए जाते हैं। ये जो है हमारे लिए अस्तित्व और भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात आती है वनोन्मूलन, यानी वन का हम क्यों ह्रास कर रहे हैं, क्यों हम उसका खात्मा कर रहे हैं। तो देखिए, वनोन्मूलन एनसीईआरटी में अगर इसका डिफिनेशन देखें तो बताया गया है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, ये वनोन्मूलन कहलाता है। यानी जहाँ पे जंगल है, पेड़ पौधे हैं बड़ी मात्रा में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है, वहाँ क्या कर रहे हैं हम उन सभी को काट रहे हैं और वहाँ पे फैक्ट्री डाल रहे हैं, या फिर अन्य कार्य मतलब खेती के लिए और चीजों के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या है? वनो उन्मूलन है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं। अगर ज्यादा मात्रा में अगर हम पेड़ पौधे को हटा रहे हैं तो हमारे लिए सही नहीं है। अगर हाँ, हम पेड़ पौधों को किसी जरूरी काम के लिए हटा रहे हैं तो एक पौधे की जगह पे दो पौधे अगर हम लगाते हैं तो हमारा संतुलन बना रहेगा। देखिए, वनोन्मूलन को हम लोगों ने जाना, लेकिन वनों की कटाई का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आखिर वनों का कटाई हो क्यों रहा है? तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, साथ ही साथ फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए वनों की कटाई की जा रही है। तो आप इतना समझ गए कि वनों की कटाई का जो मुख्य उद्देश्य है वह कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घर और कारखानों का निर्माण करने के लिए, और साथ ही साथ फर्नीचर बनाने के लिए भी इसका यूज हो रहा है, कटाई हो रहा है, और ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए भी पेड़ पौधे का कटाई हो रहा है। यही रीजन है। अब देखिए, प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं। वनोन्मूलन तो ये तो हो गया कि जो मानव द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक कारक हो सकते हैं। दावानल, जो कि जंगल की आग, ये जो है गर्मी के दिन में होती है, और ये भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के प्राकृतिक कारण है। अगर सूखा होगा तब भी पेड़ पौधे क्या होंगे? सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, ये प्राकृतिक कारण है। और ये जो सभी हैं ये मेन मेड कारण है। ठीक है। अब देखिए, परिणाम क्या हो सकता है? हमने तो काट लिया, अपनी लकड़ी की फर्नीचर बना ली या फिर फैक्ट्री डाल दी, लेकिन उसका परिणाम क्या हो सकता है? तो वनोन्मूलन से पर्यावरण पर अत्यंत घातक प्रभाव पड़ते हैं। क्या होता है भाई? तापमान और प्रदूषण होता है। पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में क्या होगा? वृद्धि होगा। CO2 का स्तर क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बढ़ जाएगा। साथ ही साथ भौम स्तर का जो जल है ये नीचे गिरने लगेगा, यानी कि जमीन का जो जल है नीचे अंडर वाटर, क्या होगा? नीचे गिरने लगेगा। साथ ही साथ पारिस्थितिकी संतुलन जो है वह क्या होगा? बिगड़ जाएगा। तो ये सभी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में मोहम्मद अहमद जो है, प्रोफेसर अहमद, इनके अनुसार यदि वृक्षों की कटाई अनवरत चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आएगी। तो आपने देखा होगा, अगर आप एनसीईआरटी खोल रखे हैं तो ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको विश्व उष्णन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए सही नहीं है, और ये जो हम वनों का उन्मूलन कर रहे हैं एक बहुत बड़ा रीजन है, और प्रदूषण जो हो रहा है वो बहुत बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को क्या चाहिए? CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और अगर कम वृक्ष होगा तो CO2 का कम उपयोग होगा। उसके बाद वायुमंडल में CO2 की क्या होगी? अधिकता होगी, यानी कि CO2 बढ़ेगा। इससे क्या होगा? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय किरण को रोक लेगा और तापमान में वृद्धि होगा। तो ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सही रहे और हम अच्छे से सरवाइव कर सके। एक आता है डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण। तो मृदा यानी कि मिट्टी जो है, इसके गुणों में परिवर्तन का मुख्य कारण जो है वो क्या है? वनो उन्मूलन है। यानी वनों का जो हम खात्मा कर रहे हैं ये मेन कारण है आपका मरुस्थलीकरण का।
प्रक्रिया की अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो रिच कम होने से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है और भूमि की ऊपरी परत हट जाती है और नीचे की जो कठोर चट्टान है वो दिखने लगती है। और उसके बाद ह्यूमस में भी कमी आती है, जिससे कि भूमि कम उपजाऊ होने लगती है, यानी कि जो मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ता है। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे। तो हमने काफी ध्यान से नोट्स को बनाया है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए, धीरे धीरे उर्वर भूमि जो है मरुस्थल में बदल जाती है और इसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये जब प्रक्रिया होती है, यानी कि वृक्ष कम होने से सॉइल इरोजन जो होता है, मृदा अपरदन, तो उसके बाद भूमि की ऊपरी परत हटती है, तो नीचे के जो कठोर चट्टान है वो दिखती है और उसके बाद क्या होता है, ह्यूमस में कमी आती है और उसके बाद भूमि कम उपजाऊ हो जाती है और ये धीरे धीरे मरुस्थलीकरण का रूप ले लेती है। अब देखिए, वन एवं वन प्राणियों का संरक्षण यानी जंतुओं का संरक्षण कैसे होगा। तो वनस्पति जात और प्राणी जात, उनकी आवासों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ सुरक्षित क्षेत्र की जो बात है, तो इसमें वन्य जीव अभयारण्य भी आता है, राष्ट्रीय उद्यान भी आता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी आता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, पहले आप ध्यान दीजिए, वनस्पति और प्राणी। वनस्पति में आपका क्या हो जाएगा, साल है, सगवान है, बांस है, ये सभी आ जाएंगे। प्राणी में क्या आ जाएंगी, बाघ आ जाएगा, है ना, शेर आ जाएगा, ये सब चीजें हैं प्राणी जात में आ जाएंगी। तो इन सभी चीजों को क्या है, सुरक्षित रखने के जो स्थान है उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसको सुरक्षित क्षेत्र के तौर पे हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य की। तो देखिए, वह क्षेत्र जहां पर जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य जो है वो केवलादेव घना है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में, और ये पक्षी के लिए फेमस है। लेकिन अब जो केवलादेव जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हो चुका है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में। क्लियर। एक आता है राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वह कहलाता है आपका राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और जो है कान्हा है, रणथंभौर है, काजीरंगा है, सुंदरवन है, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं एक और आता है सुरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीव, पौधे, जंतुओं और उस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनके पारंपरिक जीवन यापन हेतु जो विशाल संरक्षित क्षेत्र है उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत का, वह है नीलगिरी। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और पंचमढ़ी आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं जैव मंडल आरक्षण यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या है। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया जाता है आपका जैव मंडल आरक्षण। और जैव विविधता क्या है, देखिए जैव विविधता जो टर्म यहाँ पे आया वो है क्या, तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव की विभिन्न जो प्रजातियां हैं वह कहलाती हैं जैव विविधता। ये आपका एनसीईआरटी का डिफिनेशन है। अब उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें आपका सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, साथ ही साथ बोरी और पंचमढ़ी नामक दो वन्य जीव अभ्यारण्य इसके अंदर आते हैं। सतपुड़ा जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है और इसी के अंदर कोर क्षेत्र आता है बोरी और पंचमढ़ी, जो कि क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है और इसकी घोषणा 1999 में की गई थी। अब बात आती है वनस्पति जात यानी फ्लोरा और प्राणी जात फौना। फ्लोरा और फौना होता क्या है, तो किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और उस क्षेत्र के वनस्पति जात और जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, क्या है, किसी भी विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र के वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं, और जीव जंतु जो पाए जाते हैं उस क्षेत्र में वह प्राणी जात कहलाते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए पंचमढ़ी के उदाहरण अगर देखें तो वनस्पति जात में क्या आ जाएगा, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये सभी वनस्पति जात है। प्राणी जात में देखें तो चिंकारा हो गया,
नीलगाय हो गया, वॉकिंग डियर हो गया, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये सभी प्राणी जात के अंदर आएंगे। एक आता है आपका एंडेमिक स्पेसीज। ये क्या है? विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज जो है ये पौधे और जंतुओं की वह स्पेसीज है जो किसी विशेष क्षेत्र में ही विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं। मतलब ये आपका स्पेसिफिक जगह पे पाया जाता है, विशेष जगह पे, ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती। पंचमढ़ी क्षेत्र के उदाहरण अगर देखें तो जंगली आम और साल, ये आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, ज्यादा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और अगर जंतु में देखें तो विषण, ठीक है, ये भारतीय विशाल गिलहरी है और ये उड़ने वाली गिलहरी है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इनके आवास के नष्ट होने और नई स्पीसीज के आने से इनके अस्तित्व को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी को आप मेंशन कर लेंगे। अब देखिए स्पेसीज क्या होता है। तो सजीवों की समिष्ट का वह समूह जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरब्रीड करते हैं, यानी अंतरजनन करते हैं या करने में सक्षम होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? स्पेसीज कहलाते हैं। और एक स्पेसीज के सदस्यों के लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, समान होते हैं। अब आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी हम लोगों ने देखा, तो देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वहां पर जंतुओं को मारना या शिकार करना जो है पूर्णतः निषेध रहता है और यह एक कानूनन अपराध माना जाता है। अगर विषादपूर्ण बात करें, जो सत्य है, तो संरक्षित वन भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका कटु सत्य है, ठीक है, कि संरक्षित वन भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो अतिक्रमण करते हैं और उनको नष्ट करते हैं। जो कि अभी फिलहाल आप देख रहे हैं अरावली, जो काफी अभी चर्चा में है, ट्रेंडिंग में चल रहा है अरावली, जो कि कैसे उसका उत्खनन हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए अगली बात आती है राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम बोलते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो होते हैं विशाल आरक्षित क्षेत्र हैं और ये पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का क्या है? संरक्षण करता है। इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का प्रथम आरक्षित वन है और यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म की सागौन मिलती है। टीक कहते हैं सागौन को, ठीक है। कहाँ मिलता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। एक है चट्टानी आवास, रॉक शेल्टर। तो सतपुड़ा में आदि मानव के जीवन के ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। यहाँ पे कुल 55 चट्टानी आवास खोजे जा चुके हैं और इनमें जंतु और मनुष्य के लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य आदि की पेंटिंग्स देखने को मिल जाती है। अब देखिए टाइगर रिजर्व की बात हम लोगों ने की थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर एक टर्म आता है। बाघ परियोजना ये कब आया था? 1973 में। और इसके द्वारा सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु इसको शुरू किया और इसका उद्देश्य था कि बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन सुनिश्चित करना। तो अगर बाघों के बारे में हमने बात की है तो ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है? तो देखिए जिम कार्बेट, रणथंभौर, कान्हा, बांधवगढ़ और सुंदरवन, यहाँ पे बाघों का शेल्टर है। और अगर देखा जाए तो भारत में वर्ल्ड का 50% से अधिक बाघ पाया जाता है। पूरे विश्व में जितना बाघ है उसका 50% से अधिक बाघ सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब देखिए संकटापन्न स्पेसीज, तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है या वे विलुप्त हो सकते हैं, उनको इसमें रखा जाता है। किसमें? संकटापन्न स्पेसीज, यानी संकट में आने वाले या संकट में जाने वाले स्पेसीज जो हैं उनको इसमें रखा जाता है। जैसे कि बाघ हो गया, जंगली भैंसा हो गया, बारहसिंगा, ये सभी संकट में रहने वाले यानी स्पेसीज हैं जो कि इनकी क्या हो रही है? तो डेथ हो रही है, तो मारे जा रहे हैं। तो ये इनकी संख्या जो है विलुप्त होती जा रही है, तो ये इसमें आते हैं। और ये किसमें संग्रहित होता है? रेड डेटा बुक में। तो रेड डेटा बुक वह स्रोत है जिसमें सभी संकटापन्न यानी कि संकट में रहने वाले स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधे, जंतुओं और अन्य स्पेसीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें जो इंडेंजर्ड हैं उनको इसमें रखा जाता है। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको वो करता है। और अगर भारत के दृष्टि से देखें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जंतु के लिए, और
बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वनस्पति के लिए। प्रवास यानी माइग्रेशन, तो जलवायु में परिवर्तन के कारण कुछ पक्षी जो हैं प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर उड़कर सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं। क्या करते हैं वो, जैसा वातावरण उनको मिलता है जलवायु के अकॉर्डिंग जो उनको सूट करता है वहां पे वो क्या करते हैं, जाते हैं। और ये पक्षी जो है अंडा देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक ठंड होती है। क्या देने आते हैं, अंडा देने आते हैं, अंडे देने आते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्य है कागज का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हम सब जो नोटबुक यूज करते हैं, पता है आपको कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए यानी 1 टन पेपर के लिए हमें पूरी तरीके से डेवलप 17 यानी 17 पेड़ों को काटना पड़ता है, तब जाकर 1 टन पेपर हमें मिलता है। तो अगर देखा जाए तो इतना तो हमने 1 टन पेपर के लिए इतना पेड़ को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। तो सोचिए कि इतने हमारी जो जनसंख्या है तो कितने पेपर्स हमें चाहिए और कितने पेपर की वजह से कितने हम वृक्ष को यानी पेड़ को काट रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, कुछ कमी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कागज जो होता है, पेपर जो होता है, उसे 5 से 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है। तो जो नोटबुक हम यूज करते हैं अगर उसको बेच देते हैं, उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए होता है, तो क्या होता है, उतने पेड़ों को हम बचा सकते हैं। इससे लाभ क्या होगा, पेड़ों की बचत होगी, ऊर्जा और जल की बचत होगी, साथ ही साथ हानिकारक जो रसायन है उसके उपयोग में भी कमी आएगी। दूसरा, हम रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, पुनः वन रोपण कर सकते हैं यानी रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। काटे गए वनों की कमी को पूरा करने के लिए हम नए वृक्ष लगा सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं। और हमें एक चीज याद रखना है कि उसी स्पेसीज के वृक्ष लगाने चाहिए जो उस वन में पाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर मान लो साल का पेड़ था या सागौन का पेड़ पाया जाता था तो वहां पे जाके हम अमरूद का लगा दिए या फिर बांस का लगा दिया, ऐसा नहीं। जो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसी को लगाना चाहिए। प्राकृतिक पुनर्रोपण क्या है, यदि वनों उन्मूलित क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है और इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती। क्या होता है, अगर पेड़ है, अगर वो बीज बन के फिर से गिरता है और क्या होता है, फिर से जब मौसम उस तरह का अनुकूल होता है तो पौधे के रूप ले लेते हैं। तो ये प्राकृतिक पुनर्रोपण होता है। अब देखिए भारत वन संरक्षण अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राकृतिक वनों का संरक्षण एवं वन निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये किसका दायित्व है, भारत वन संरक्षण अधिनियम का। देखिए PYQ एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है, तो सतपुड़ा है, नो डाउट, आप सबको हमने बताया भी है। एक क्वेश्चन देखिए, वनोन्मूलन से मरुस्थलीकरण कैसे होता है, अभी हमने आपको बताया। तो इस चीज को आप जरूर लिखिएगा क्योंकि ह्यूमस और मृदा अपरदन वाला पॉइंट इसमें ऐड करेंगे तो आपको बोर्ड की एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है, तो इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व में बाघों की आधी से अधिक संख्या कहाँ है, भारत में। और भारत में जैव विविधता की स्थिति में देखा जाए तो विश्व में कौन से स्थान पे आता है, तो 6वें स्थान पे आता है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने क्या क्या सीखा, तो इसमें सीखा आपने कि केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है वन, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ये भी समझा होगा कि CO2 बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ये डेटा बुक का महत्व क्या है, संकटापन जीवन को बचाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। संकट से जो ग्रसित हैं, संकट जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, या तो जीव जो हैं उनको बचाने के लिए इसमें उसको दर्ज किया जाता है और उसको ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से विलुप्त होने वाले प्राणी हैं, तो इसमें दर्ज किया जाता है। कागज बचाकर कितने पेड़ों को हम कटने से बचा सकते हैं, 17 पेड़ों को। और विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज बहुत नाजुक होती हैं, उनका संरक्षण बहुत जरूरी है। तो ये था आपका चैप्टर 5 जो कि क्लास 8 का साइंस का है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद भी आया होगा। तो पिछले सारे वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिएगा और कोई कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।